बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू योर ओन चैनल उर्दू स्टोरी सेंटर। नए आने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। पेशी खिदमत है उर्दू नावल जोनाश का अगला हिस्सा। क्यों नहीं करेगी? डॉक्टर परवेज ने कहा। दारा कहने लगा, हम थाने के बाहर ना चले जाएं, यहाँ अभी बड़ा शोर शराबा होने वाला है। परवेज ने उसे जरा डांट कर कहा, तुम डरते हो तो बाहर चले जाओ, मैं तो यहीं रहूंगा। इसी वास्ते मैं ये बहाना बना रहा हूँ कि गाड़ी खराब हो गई है। दोनों डॉक्टर चोरी चोरी नजरों से लाश को देख रहे थे। लाश बरामदे की सीढ़ियाँ चढ़कर हवालात की तरफ बढ़ी। जुनाश की खोपड़ी के अंदर दुनिया के सबसे बड़े कातिल का दिमाग प्लांट किया हुआ था और उसने काम भी करना शुरू कर दिया था। इसलिए लाश बड़ी खुशी खुशी 4 आदमियों को कत्ल करने जा रही थी और ये दोनों डॉक्टर इसी इंतजार में थे कि कब उनकी ख्वाहिश पूरी हो, उनका मकसद पूरा हो। डॉक्टर दारा ने तफ्तीश के साथ कहा, यार ये हवालात की सलाखों के पीछे कैसे जाएगी? परवेज ने कहा, वो गायब है, सिर्फ हमें नजर आ रही है, वो सलाखों में से गुजर जाएगी। और फिर ऐसा ही हुआ। लाश उन दोनों डॉक्टरों को के देखते ही देखते हवालात की सलाखों में से गुजर गई। हवालात में बत्ती जल रही थी और उसकी रोशनी में बदमाश कातिल बैठे हुए साफ नजर आ रहे थे। उनके देखते देखते लाश हवालात में जाते ही एक कातिल को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठाती है और उसके एक गर्दन को एक झटके से उसके जिस्म से अलग कर कर फेंक देती है। हवालात में हड़बोइंग से दूसरे कातिलों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और वो हवालात में इधर उधर भागने लगे। उन्हें कोई चीज नजर नहीं आ रही थी, मगर उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि देखते ही देखते उनके सामने उनके साथी को किसी ने ऊपर उठाया और उसकी गर्दन अलग कर दी। इतने में लाश ने दूसरे और फिर तीसरे कातिल की भी गर्दन जिस्म से अलग कर दी। चौथा कातिल चीख चीख कर सलाखों पर जोर से हाथ मारने लगा, मुझे बाहर निकालो, अरे मुझे यहाँ से बाहर निकालो, कोई है? हेड कांस्टेबल और दूसरे 3 सिपाही हवालात की तरफ दौड़े। हवालात के सामने खून ही खून था। तीनों कातिलों के कटे हुए सर फर्श पर पड़े हुए थे। उनकी गर्दनों से खून के फवारे उछल रहे थे। एक सिपाही जल्दी जल्दी हवालात का ताला खोलने लगा, मगर इस दौरान लाश ने चौथे कातिल को भी पकड़ लिया था और पुलिस वालों के देखते ही देखते चौथा कातिल अपने आप जमीन से 4 फुट ऊपर को उठा और उसका सर तन से जुदा होकर जोर से सामने वाली दीवार से टकराकर फर्श पर खून हो गया। वो शख्स तड़पते तड़पते जान दे गया। हेड कांस्टेबल और तीनों सिपाहियों को जैसे सप्ता हो गया। वो फटी फटी आंखों से चारों लाशों और चारों कटे हुए सरों को तक रहे थे। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ किसने किया है, कौन कर रहा है और कैसे हो गया है। अपने काम से फारिग होकर लाश डॉक्टरों वाले सबज लंबे ओवरकोट और सफेद मलबूस हवालात से बाहर निकलकर बरामदे की सीढ़ियां उतरकर कदम कदम चलती बाहर की तरफ बढ़ी। दोनों डॉक्टर हैरानी के साथ लाश के हाथों चारों कातिलों उन जराइम पेशा बदमाशों को कत्ल होते देख रहे थे। डॉक्टर परवेज ने जल्दी से कार का बोनट गिरा दिया। लाश गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। थाने में एक हंगामा के शोर मच गया था। सिपाही खौफजदा होकर इधर उधर दौड़ रहे थे। डॉक्टर परवेज ने गाड़ी स्टार्ट करके अहाते से बाहर निकाल ली। डॉक्टर दारा खुश होकर बोला, कुदरत की तरफ से इन बदमाशों को एक गरीब बेवा की बच्ची से ज्यादती करने की पूरी सजा मिल गई है। डॉक्टर परवेज बहुत खुश था। वो इसलिए नहीं खुश था कि कत्ल और इज्तिमाई ज्यादती के मुजरिम कैफरे किरदार को पहुंचे थे, बल्कि वो इसलिए खुश था कि उसके बनाए हुए नकली आदमी ने उसके हुक्म की बाकायदा तामील की थी और उसका ये तजर्बा कामयाब रहा। दुनिया के सबसे बड़े कातिल की लाश अपने तौर पर खुश थी और वो इसलिए खुश थी कि इंसानों को एक मुद्दत के बाद कत्ल करने का उसका नशा पूरा हो गया था। वो लाश को वहाँ से सीधा हसेबी किले में ले गए और लेबॉर्ट्री के तहखाने में ले जाकर बंद कर दिया। परवेज ने रिमोट कंट्रोल का बटन दबाकर लाश को हुक्म दिया, स्ट्रेचर पर लेट कर सो जाए। लाश स्ट्रेचर पर लेट गई और फौरन ही सो गई और उसके खराटों की हल्की हल्की खुर खुर सुनाई देने लगी। दोनों डॉक्टर भी लेबॉर्ट्री को ताला लगाकर वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ गए और शहर की तरफ चल पड़े। रास्ते में वो बातें करते जा रहे थे। डॉक्टर दारा कह रहा था, आज हमने नेकी का बड़ा अहम काम किया और अपने मुल्क के मुआशरे को 4 गंदे अनासर से पाक कर दिया। इसी तरह हम दूसरे बदमाशों और गुंडों का भी सफाया कर देंगे। डॉक्टर परवेज ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम इंशाल्लाह ऐसा ही करेंगे। लेकिन उस वक्त डॉक्टर परवेज के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। डॉक्टर परवेज जो बात सोच रहा था वो डॉक्टर
दारा की समझ में नहीं आ सकती थी। डॉक्टर परवेज़ के दिमाग और दिल पर शैतानी ताकतों ने कब्जा कर रखा था, बल्कि डॉक्टर पर हर्ष और हवस और दुनियावी दौलत के लालच में आकर अपना आप खुद शैतानी ताकतों के हवाले कर रखा था। वो सोच रहा था कि किस रोज़ उसे लाश के ज़रिए अपने पुराने दुश्मन को कत्ल करवा देना चाहिए। अस्पताल का एक सीनियर डॉक्टर उसके खिलाफ डॉक्टर परवेज़ ये समझ रहा था कि वो इसके खिलाफ हो गया है। हालांकि सीनियर डॉक्टर परवेज़ की गैर ज़िम्मेदाराना हरकतों और अस्पताल की नर्सों वगैरह से मोहब्बत की पींगे बढ़ाने के खिलाफ था। सीनियर डॉक्टर ने डॉक्टर परवेज़ को कई बार कहा था कि डॉक्टरी एक मुअज़्ज़ज़ पेशा है, इसे अपने किरदार को आला और डॉक्टरी के पेशे के लायक हामिल बनाना चाहिए। उसने डॉक्टर परवेज़ को कई बार समझाया था, मगर डॉक्टर परवेज़ पर आदतों की वजह से सीनियर डॉक्टर की नसीहतों का कोई असर नहीं होता था। बल्कि एक डॉक्टर परवेज़ ने अस्पताल के खास फंड से कुछ रुपए भी गबन कर लिए थे। के बारे में सीनियर डॉक्टर ने डॉक्टर परवेज़ के खिलाफ दयानतदारों के साथ पूरी रिपोर्ट लिखकर सेक्रेटरी हेल्थ को भिजवा दी थी। डॉक्टर परवेज़ के खिलाफ भी इंक्वायरी हो रही थी। चुनांचे जब डॉक्टर परवेज़ ने अपनी बनाई हुई लाश की कारकर्दगी देखी और लाश ने उसके देखते ही देखते 4 गुंडों को कत्ल कर दिया और लाश किसी को नजर भी नहीं आ रही थी, तो डॉक्टर परवेज़ ने उसी वक्त फैसला कर लिया कि वो सबसे पहले अपने दुश्मन सीनियर डॉक्टर को लाश के हाथों कत्ल करवाएगा। डॉक्टर दारा गाड़ी में डॉक्टर परवेज़ के साथ बैठा लाश के जरिए माशरे की भलाई और गंदे अनासर से माशरे को साफ कराने के बारे में सोच रहा था, और डॉक्टर परवेज़ सोच रहा था कि वो किस रोज़ और किस वक्त लाश को खुफिया तौर पर सीनियर डॉक्टर के पास भेजकर उसे कत्ल करवाए। और ये काम डॉक्टर दारा से छुपकर करना चाहता था। इस ख्याल से कि डॉक्टर दारा को इल्म ना हो, उसने ये भी सोच लिया था कि वो लाश के जरिए सीनियर डॉक्टर का सर तन से जुदा नहीं कराएगा, क्योंकि इस तरह डॉक्टर को पता चल जाएगा कि ये जुनाश का ही काम है। बल्कि वो लाश के जरिए सीनियर डॉक्टर को अस्पताल की सबसे ऊपर वाली मंजिल की छत से नीचे फेंकवा देगा, ताकि हर किसी को यही शक कि डॉक्टर छत पर टहल रहा होगा कि उसका पाँव फिसल गया, कि वो तवाज़ुन बरकरार ना रख सका और नीचे गिर पड़ा। गैबी लाश को तो कोई देखेगा भी नहीं, सबको यकीन आ जाएगा कि सीनियर डॉक्टर अपनी गलती से नीचे गिर पड़ा था। डॉक्टर परवेज़ ने अस्पताल पहुंचते पहुंचते अपने जहन में लाश के हाथों सीनियर डॉक्टर को कत्ल करने का मज़मूम मंसूबा बिल्कुल पक्का कर लिया। दारा को उसने हॉस्टल उतार दिया और खुद अस्पताल आ गया। वो अपना ज़्यादा वक्त अस्पताल में मरीजों की सरसरी देखभाल और अस्पताल के मुर्दाखाने में लावारिस लाशों की चीर फाड़ करते गुजारता था। उसके मुजरमाना जहनीत के मालिक दिमाग को लाशों की चीर फाड़ से एक किस्म की जिनसी खुशी मिलती थी। इसके अलावा उसका एक नर्स से मुआशरा भी चल रहा था। उस नर्स को डॉक्टर परवेज़ ने शादी का झांसा दे रखा था और उससे अय्याशी करता था। उस नर्स के अलावा डॉक्टर परवेज़ की शहर की एक तवाइफ से भी इश्क चल रहा था, मगर वो तवाइफ के पास कभी कभार ही जाता था। डॉक्टर परवेज़ के माँ बाप इंतकाल कर चुके थे और घर में अपने चचा के साथ रहने को उसका बिल्कुल जी नहीं चाहता था। बस रात को सोने के वास्ते घर चला जाता था। उसने सोच रखा था कि अनकरीब कॉलेज के हॉस्टल में कमरा लेकर रहने लगूंगा। अगले दिन डॉक्टर दारा उसे अस्पताल में मिला और कहने लगा, अखबार में जराइम की खबरें आज भी छपी हैं, मगर मुजरिम जुर्म करके रिपोर्ट हो जाते हैं। मैं किसी ऐसी खबर की तलाश में हूँ कि मुजरिम जुर्म करने के बाद पकड़ा जाए और हम उसे अदालतों के चक्कर में पड़ने से पहले ही कैफरे किरदार तक पहुँचा दें। डॉक्टर परवेज़ ने कहा, हमें इस मामले में इतनी बेसब्री से काम नहीं लेना चाहिए। ज़रा संभल संभल कर कदम उठाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नेकी बर्बाद हो जाए और गुनाह लाजिम हो जाए। आज के अखबारों में सदर थाने में 4 मुजरिमों के पुरस्कार कत्ल की पूरी खबर छपी है। 7 तस्वीरें भी हैं। CID अलर्ट हो गई है क्योंकि कातिल का कुछ पता नहीं चल रहा, मगर एक तशवीशनाक जुमला खबर के आखिर में अखबार में छुपा है। शायद उस पर तुम्हारी नज़र नहीं पड़ी। खबर के आखिर में लिखा है, थाने के अहाते में किसी इंसान के नंगे पैरों के निशान पुलिस को मिले हैं, जो काफ़ी बड़े पाँव के हैं। पुलिस ये सराग लगाने की कोशिश कर रही है कि इतने लंबे पाँव किस आदमी के हो सकते हैं। डॉक्टर दारा ने कहा, पुलिस इसका सराग कभी भी नहीं लगा सकती। वैसे एहतियात के तौर पर हमें जोनाश की लाश के पाँव में प्लेन यानी साफ तले के जूते पहना देने चाहिए। डॉक्टर परवेज़ ने कहा, इसके साइज के जूते कहाँ से मिलेंगे? इसका नाप लेकर किसी मोची के पास जूते बनवाने गए तो खतरा है कि बाहर बात ना निकल जाए, क्योंकि ये बात शहर में आम फैल गई है कि जिस पुरस्कार कातिल ने हवालात में उन मुलजमों को कत्ल किया है, उसके पाँव आम आदमी के साइज से बड़े लंबे थे। दारा कहने लगा, फिर लाश के जूते नहीं बनवाते, मगर आगे से हमें एहतियात करनी होगी।
ऐसी कोई भी वारदात करने। हमें लाश को जहाँ भेजें वहाँ पर उसके कदमों के निशान हमें मिटा देने होंगे। डॉक्टर परवेज ने सांस लेते हुए कहा, हाँ भाई ऐसा ही करेंगे, लेकिन हमें कुछ देर खामोश रहना चाहिए। कम से कम 2 महीने लाश से कोई वारदात नहीं करवानी। अगर हम अपनी किसी गफलत की वजह से पकड़े गए तो हो सकता है हम पर मुलजमों की मुकदमा बन जाए। डॉक्टर दारा अभी अंदर से कुछ डर गया था कि वाकई कहीं नेकी करते करते उन पर कोई मुसीबत ना आन पड़े, और कुछ नहीं तो इनका डॉक्टरी लाइसेंस मनसूख हो जाएगा। दूसरी तरफ डॉक्टर परवेज ने अपने दुश्मन सीनियर डॉक्टर को कत्ल करवाने के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। सीनियर डॉक्टर अपने अस्पताल वाले ऑफिस में दिन के 10 बजे तक आता था और 12 बजे तक बैठता था। उसके बाद शाम को 4 बजे आता और वार्ड में राउंड लगाने के बाद 6 बजे दोबारा ऑफिस में आ जाता था और 8 बजे तक बैठता। डॉक्टर परवेज ने रात को 7 और 8 बजे के दरमियान सीनियर डॉक्टर को कत्ल करवाने का मंसूबा बनाया और वो ये काम बहुत जल्दी करना चाहता था। इसकी वजह सिर्फ सीनियर डॉक्टर से डॉक्टर परवेज की दुश्मनी और उसके खिलाफ की जाने वाली इंक्वायरी थी। सीनियर डॉक्टर ने इंक्वायरी बोर्ड में डॉक्टर परवेज के खिलाफ गवाही देनी थी और बोर्ड 15 दिन के बाद बैठने वाला था। अगर फैसला डॉक्टर परवेज के खिलाफ होता तो इसका असर डॉक्टर परवेज के करियर पर पड़ सकता था। चुनाचे डॉक्टर परवेज ये काम जितनी जल्दी हो सके कर डालना चाहता था। दूसरे दिन वो डॉक्टर दारा के साथ शाम के वक्त किले की लेबॉर्ट्री में गया। जोनाश की लाश उसी तरह स्ट्रेचर पर गहरी नींद सो रही थी। दोनों डॉक्टरों ने लाश की नब्ज चेक की। लाश का दिल अपनी मखसूस रफ्तार से आहिस्ता आहिस्ता धड़क रहा था। लाश गहरी नींद सोई हुई थी। कुछ देर तक दोनों डॉक्टर लाश के पास रहे, फिर अस्पताल वापस आ गए। परवेज ने दारा से कहा, मैं समझता हूँ कि अब हमें लाश को कम से कम 3-4 दिनों के लिए अकेले ही छोड़ देना चाहिए। मेरा ख्याल है नींद का लाश के जहन पर सेहतमंद असर पड़ेगा। वैसे भी हमें जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर दारा ने कहा, हम 3 दिन में इस किले में नहीं जाएंगे। लेकिन डॉक्टर के जहन में तो कोई दूसरा प्रोग्राम था। वो दूसरे ही दिन शाम होते ही आसिफी किले में पहुंच गया। आज उसने उस दुश्मन सीनियर डॉक्टर को कत्ल करवाने का फैसला कर रखा था। उसने दारा से कहा कि वो उसे एक जाने वाले की सिफारिश के सिलसिले में दूसरे अस्पताल में जा रहा है। वहाँ उसे रात हो जाएगी और गाड़ी में बैठकर सीधा आसिफी किले की तरफ चल पड़ेगा। गाड़ी किले के अहाते में खड़ी करके वो सीधा लेबॉर्ट्री के तहखाने में आ गया। एहतियात के तौर पर वो रिमोट कंट्रोल हमेशा अपने पास ही रखता था। उसने लेबॉर्ट्री में दाखिल होने से पहले मखसूस लेंस वाली ऐनक आंखों पर लगानी भूल गया। उसने जल्दी से जेब में से ऐनक निकाली और उसके बाद स्ट्रेचर पर निगाह डाली तो देखा जोनाश की लाश स्ट्रेचर पर पड़ी थी। वो उसके करीब आ गया। लाश हल्के हल्के खराटे ले रही थी। उस वक्त शाम के 5 बजने वाले थे। सर्दियों के मौसम में 5 बजे अंधेरा हो जाता है। डॉक्टर परवेज लाश को साथ लेकर 6 और 7 बजे के दरमियान अस्पताल पहुंच जाना चाहता था। डॉक्टर दारा हॉस्टल में था। आज उसका नागा था। उसने आज अस्पताल नहीं आना था। डॉक्टर परवेज ने रिमोट कंट्रोल हाथ में लेकर उसका बटन दबाया और लाश से कहा, जोनाश जागो और उठकर बैठ जाओ। जोनाश की लाश एक झटके से जाग पड़ी और उठकर स्ट्रेचर पर बैठ गई। परवेज ने कहा, मैं जो तुम्हें कहूँ उसे गौर से सुनो। स्ट्रेचर से उठकर मेरे पीछे पीछे आओ और मेरे साथ बाहर गाड़ी में आकर बैठ जाओ। डॉक्टर ये तजर्बा भी करना चाहता था कि लाश लंबे लंबे फिक्रे समझती है कि नहीं, क्योंकि वो थोड़े थोड़े वक्फे के साथ उसे हुक्म नहीं देना चाहता था। जोनाश की लाश का जहन आहिस्ता आहिस्ता बेजार होता जा रहा था। उसने डॉक्टर का पूरा फिक्रा सुन लिया था और उसे समझ भी लिया था। लाश स्ट्रेचर पर से उठी और डॉक्टर परवेज के पीछे चल पड़ी। डॉक्टर परवेज उसे लेकर लेबॉर्ट्री को ताला लगाकर तय खाने से निकला। असेबी किले से बाहर आ गया कि उसी के अहाते में उसकी गाड़ी खड़ी थी। उसने लाश को दूसरी बार हुक्म दिया। वो देखना चाहता था कि लाश ने उसके पूरे जुमले को ज़हन-नशीन कर लिया है कि नहीं। लाश ने गाड़ी के पास जाकर पिछला दरवाज़ा खोल दिया। ये देखकर वो बड़ा खुश हुआ कि लाश गाड़ी की पिछली सीट पर जाकर बैठ गई। डॉक्टर परवेज अगली ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। डॉक्टर परवेज ने ऐनक लगा रखी थी। उस ऐनक के शीशे मामूली से सब्जी माइल थे और रात को देखने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती थी और सब कुछ वाज़े तौर पर नजर आता था। चुनांचे जब वो लाश के साथ होता था तो ये ऐनक आंखों पर लगाए रखता था ताकि वो लाश की नकलो हरकत पर नजर रख सके। उसने सामने लगे हुए आईने में से पिछली सीट पर देखा। पिछली सीट पर उसे लाश खामोश बैठी नजर आ रही थी। उसने यूं ही ऐनक थोड़ी देर के लिए उतार कर देखा तो लाश सीट पर दिखाई ना दी। उसने ऐनक दोबारा लगा ली। लाश फिर नजर आने लगी। डॉक्टर मुतमईन हो गया। अस्पताल पहुंचने के बाद उसने गाड़ी अस्पताल के हेड ऑफिस के बाहर खड़ी की और लाश से मुखातिब होकर कहा, जोनाश तुम खामोशी से मेरे पीछे पीछे आओगे। जहाँ मैं तुम्हें खड़ा होने को कहूँगा वहाँ तुम खड़े हो जाओगे। जब तक मैं तुम्हें ये ना कहूँ आ जाओ तुम वहीं खड़े रहोगे। क्या तुम मेरी बातें सुन रहे हो? लाश की हलक से अजीब सी कमजोर आवाज निकली। यूं लग रहा था जैसे लाश ने कहने की कोशिश की हो कि हाँ मैं सुन रहा हूँ। डॉक्टर ने महसूस किया कि लाश
आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर रहा है और उसकी नशोनुमा हो रही है। बहुत मुमकिन है कि रोज़ लाश बातें भी करनी शुरू कर दे। डॉक्टर ने गाड़ी से बाहर निकलकर दरवाज़ा खोल कर दिया। उसने जानबूझकर गाड़ी ऐसी जगह खड़ी की थी जहाँ अंधेरा था। ये एहतियात उसने इसलिए की थी कि जब लाश पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले तो कोई इसे देखकर हैरान ना हो कि इस गाड़ी की पिछली सीट का दरवाज़ा अपने आप खोलकर कैसे बंद हो गया। डॉक्टर के बाहर निकलने के बाद जुनाश की लाश भी अपने आप दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से बाहर निकल आई। डॉक्टर परवेज़ अस्पताल के हेड ऑफिस की तरफ चल पड़ा। लाश उसके पीछे चलने लगी। डॉक्टर परवेज़ अपने दुश्मन सीनियर डॉक्टर के कमरे के बाहर जाकर रुक गया। उसके कमरे का दरवाज़ा बंद था। वो लाश को सीनियर डॉक्टर का चेहरा दिखाने के लिए लाया था। बरामदे में उस वक्त कोई नहीं था। ऑफिस के बंद दरवाजे के पास डॉक्टर रुक गया। लाश भी रुक गई। डॉक्टर ने लाश के करीब आकर आयशा से कहा, इस कमरे में एक आदमी कुर्सी पर बैठा है, उसको गौर से देख लेना। जब मैं कमरे में दाखिल हो जाऊं तो तुम कमरे के अंदर जाकर दरवाजे के पास ही खड़े हो जाना। ये कहकर डॉक्टर परवेज़ ने दरवाजे की घंटी का बटन दबा दिया। अंदर उसका दुश्मन सीनियर डॉक्टर काम कर रहा था। उसकी आवाज़ आई, यस, अंदर आ जाओ। डॉक्टर परवेज़ दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। उसके साथ ही जोनाश लाश भी कमरे में दाखिल हो गई। दरवाजे के साथ ही दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई। अगरचे ये दोनों डॉक्टर एक दूसरे को नापसंद करते थे, मगर एक दूसरे को हमेशा बज़ाहिर बड़े इखलाक और खानदा पेशानी से मिलते थे। डॉक्टर परवेज़ ने अपने दुश्मन को सलाम किया। सीनियर डॉक्टर ने भी मुस्कुराते हुए सलाम का जवाब दिया। सीनियर डॉक्टर ने डॉक्टर परवेज़ की ऐनक की तरफ इशारा करते हुए पूछा, डॉक्टर परवेज़, ये तुमने ऐनक कब से लगानी शुरू कर दी? परवेज़ ऐनक उतार कर रुमाल से साफ करते हुए बोला, 0 नंबर की है, आई साइट चेक करवाई थी। डॉक्टर रमजान ने कहा, 0 नंबर किसी वक्त लगा लिया करो। इस दौरान डॉक्टर परवेज़ ने पीछे गर्दन मोड़कर दरवाजे को देखा। क्योंकि उसने ऐनक उतारी हुई थी, इसलिए दरवाजे के पास दीवार के साथ लगकर खड़ी जोनाश की लाश उसे नजर न आई। उसने ऐनक लगाई और लाश दोबारा नजर आने लगी। सीनियर डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, दरवाजे की तरफ क्या देख रहे हो डॉक्टर? फिक्र न करो, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। डॉक्टर परवेज़ ने कहा, आज बड़ी सर्दी है, सोचा कहीं दरवाजा खुला ना रह गया हो। सीनियर डॉक्टर ने पूछा, कहो कैसे आना हुआ, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? डॉक्टर परवेज़ ने दिल में कहा, खिदमत तो मैं तुम्हारी आज करने वाला हूँ, लेकिन ऊपर ऊपर से कहा, मैं किसी खास काम से नहीं आया, बस ऊपर अपने वार्ड में जा रहा था कि आपके ऑफिस पर नजर पड़ी, सोचा सलाम करता जाऊं। सीनियर डॉक्टर बोला, आपने बड़ी मेहरबानी फरमाई, इस वक्त मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ, सालाना रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, आपको ज़्यादा वक्त नहीं दे सकूँगा। डॉक्टर परवेज़ ने कुर्सी से उठते हुए कहा, मैं भी चलता हूँ, फिर किसी वक्त हाजिर होऊंगा, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। और सीनियर डॉक्टर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। डॉक्टर परवेज़ उठकर दरवाजे के पास आया। जोनाश की लाश दरवाजे के पास खड़ी थी। वो सीनियर डॉक्टर को घूर रही थी। डॉक्टर परवेज़ ने लाश के करीब से गुजरते हुए आयशा से कहा, जोनाश मेरे पीछे आ जाओ। लाश डॉक्टर के साथ ही कमरे से बाहर आ गई। सख्त सर्द शाम थी। बरामदा बिल्कुल खाली था। आसपास कोई आदमी नहीं था। डॉक्टर परवेज़ लाश को साथ लेकर गाड़ी में आकर बैठ गया। गाड़ी में बैठते ही उसने लाश से कहा, जोनाश गौर से सुनो, ये जो आदमी अंदर दफ्तर में बैठा है, इसके कमरे में जाकर पहले इसकी गर्दन दबाकर इसे बेहोश करो, फिर इसे उठाकर बिल्डिंग की सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर छत पर जाओ और इसे छत पर से जोर से घुमाकर नीचे फेंक दो और फौरन मेरे पास वापस आ जाओ। मैं जो कुछ कह रहा हूँ क्या तुम समझ गए हो? लाश के हलक से एक अजीब आवाज निकली, जैसे लाश कह रही हो, हाँ मैं समझ गया हूँ। लाश दरवाजा खोलकर दोबारा सीनियर डॉक्टर के कमरे की तरफ बढ़ी। वहाँ अंधेरा था। सर्दी की वजह से अब तक इधर से कोई इंसान नहीं गुजरा था। किसी ने डॉक्टर परवेज़ को गाड़ी में बैठा हुआ नहीं देखा था। लाश सीनियर डॉक्टर के कमरे का दरवाजा खोलकर कमरे में घुस गई। कमरे में से ऐसी आवाज आई जैसे सीनियर डॉक्टर ने किसी को मदद के लिए पुकारा हो, मगर उसकी आवाज दब गई। दूसरे लम्हे जोनाश की लाश कमरे में से बाहर आ गई। उसने बेहोश सीनियर डॉक्टर को कंधे पर डाल रखा था। कमरे के साथ ही ऊपर जाने वाला जीना था। लाश जीने में गायब हो गई। चुनाचे चंद लम्हों के बाद परवेज़ ने ऐसी आवाज सुनी जैसे बिल्डिंग की दूसरी तरफ से किसी ने ऊपर से आटे की बोरी नीचे फेंकती हो। उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। इतने में लाश बड़े इत्मीनान से जीने में नमूदार हुई और कदम चलते गाड़ी में आकर बैठ गई। डॉक्टर परवेज़ ने गाड़ी आगे बढ़ाई और उसे निकाल कर बाहर सड़क पर ले आया। सड़क पर आते ही उसने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। उसका रुख असेबी किले की तरफ था। रिमोट कंट्रोल उसने अपनी जेब में रखा था। किले में आते ही उसने जोनाश की लाश को लेबोरेटरी की स्ट्रेचर पर बिठाया और रिमोट कंट्रोल का बटन दबाकर लाश से कहा, स्ट्रेचर पर लेट कर गहरी नींद सो जाओ। लाश स्ट्रेचर पर फौरन लेट गई और आंखें बंद करके गहरी नींद सो गई। जब डॉक्टर ने देखा कि लाश वाकई सो गई है और हल्के हल्के खराटे ले रही है, तो लेबोरेटरी को ताला लगाकर गाड़ी में बैठा और अस्पताल की तरफ चल पड़ा। जब वो अस्पताल में पहुंचा तो वहाँ एक हजूम जमा था। मालूम डॉक्टर दारा एक तरफ खड़ा अस्पताल की हेड नर्स को कुछ कह रहा था। डॉक्टर परवेज़ ने जाते ही पूछा, क्या हुआ, यहाँ इतना हजूम क्यों है? डॉक्टर दारा ने कहा, तुम्हें नहीं मालूम? डॉक्टर परवेज़ ने कहा, मैं दूसरे अस्पताल गया हुआ था, अभी आया हूँ। खैर तो है?
हेड नर्स ने कहा, सीनियर डॉक्टर साहब का छत से गिरकर इंतकाल हो गया है। ओ माय गॉड, मगर ये कैसे हुआ? परवेज ने पूछा। डॉक्टर दारा बोला, कुछ नहीं पता, ये सब कुछ कैसे हो गया। मैं खुद हैरान हूँ। इतनी सर्दी में डॉक्टर साहब को छत पर जाने की क्या जरूरत थी? हेड नर्स ने कहा, लगता है डॉक्टर साहब छत पर टहल रहे थे कि अंधेरे में देख ना सके और उनका पाँव फिसला और नीचे गिर पड़े। ये तो बहुत बुरा हुआ। परवेज ने झूठ मूठ गम का इजहार करते हुए कहा, लाश कहाँ है? दारा बोला, सर्द खाने में पड़ी है, आओ मेरे साथ। सीनियर डॉक्टर की लाश मुर्दा खाने के साथ वाले सर्द खाने में स्ट्रेचर पर पड़ी थी। वहाँ पुलिस के 2 सिपाही बैठे थे। अस्पताल के 3 सीनियर डॉक्टर भी वहाँ मौजूद थे। डॉक्टर परवेज ने कपड़ा हटाकर लाश को देखा। सीनियर डॉक्टर की खोपड़ी फूल चुकी थी, मुंह सूजा हुआ था और आधे चेहरे पर खून जमा था। डॉक्टर परवेज ने अपना चेहरा इंतहाई गमगीन बनाया हुआ था। बड़ी मुश्किल से अपनी आंखों में आंसू लाते हुए बोला, हम एक इंतहाई कीमती शख्सियत से महरूम हो गए हैं। डॉक्टर दारा ने गहरी निगाह से डॉक्टर परवेज को देखा और उसे साथ लेकर तहखाने से बाहर आकर सीढ़ियों पर बैठ गया। वहाँ सीनियर डॉक्टर के कुछ रिश्तेदार भी जमा थे और थानेदार भी बातें कर रहे थे। डॉक्टर दारा और परवेज बिल्कुल अकेले थे। दारा ने कहा, परवेज सच सच बताना, ये सब कुछ तुमने जुनाश की लाश से तो नहीं करवाया? डॉक्टर परवेज ने डॉक्टर दारा की तरफ खा जाने वाली नजरों से देखा और गुस्से को दबाते हुए कहा, तुम्हें ऐसी बात कहते हुए शर्म आनी चाहिए। तुम मुझे इतना घटिया इंसान समझते हो? मैं ऐसी जलील हरकत करूंगा? मुझे बहुत अफसोस है कि तुमने मेरे बारे में ऐसा सोचा। और डॉक्टर परवेज गुस्से में उठकर ऊपर अपने वार्ड की तरफ चल दिया। डॉक्टर परवेज अंदर से तो बहुत खुश था कि किसी को उस पर या उसकी लाश पर जरा शक भी नहीं हुआ और उसने अपने रास्ते से अपने सबसे बड़े दुश्मन को हटा दिया। दूसरे दिन अखबारों में सीनियर डॉक्टर की मौत की खबर छपी थी। क्योंकि इसमें कत्ल का कोई सबूत नहीं था, इसलिए पुलिस ने यही ख्याल जाहिर किया कि मौत इत्फाकिया है। छत पर से डॉक्टर साहिब का पांव फिसल गया और वो नीचे गिर पड़े। 2 दिन तक डॉक्टर परवेज ने दारा से बात ना की। वो इस पर यह जाहिर करना चाहता था कि उसने परवेज पर बहतान लगाया है। डॉक्टर दारा कमजोर किरदार का आदमी था। डॉक्टर परवेज को नाराज नहीं करना चाहता था, अगरचे अंदर से उसे यकीन था कि ये काम डॉक्टर परवेज के सिवा और किसी का नहीं, लेकिन उसने अपनी जबान बंद कर रखी और तीसरे दिन डॉक्टर परवेज से कहा, भाई मुझे माफ़ कर दो, मैंने यूं ही वो बात कह दी थी। मुझे यकीन है कि ये काम तुमने नहीं किया। डॉक्टर की मौत महज इत्फाकिया हुई है। डॉक्टर परवेज ने थोड़ा दारा को झाड़ा, फिर उससे सुलह कर ली। वो भी उसे नाराज नहीं करना चाहता था, क्योंकि दोनों एक दूसरे के राजदान थे और दोनों के कहने पर जुनाश की लाश ने चंद रोज पहले थाना सदर की हवालात में 4 आदमियों को कत्ल किया था। डॉक्टर परवेज ने कहा, चलो किले में चलकर जुनाश की लाश की खबर लेते हैं। उस दिन से लाश के पास भी नहीं गया। वो किले की तहखाने वाली लेबोरेटरी में पहुंच गए। जोनाश की लाश उसी तरह स्ट्रेचर पर सो रही थी। डॉक्टर दारा ने लाश की नब्ज वगैरह चेक की और बोला, मेरा ख्याल है हमें कुछ अरसे के लिए लाश से कोई काम नहीं लेना चाहिए। शहर में ऊपर तले कत्ल हो गए हैं। डॉक्टर परवेज ने कहा, 4 तो हमारी लाश ने किए, वो बदमाश और मुजरिम, ये 5वां कत्ल कौन सा? दारा बोला, चलो कत्ल ना सही, लेकिन सीनियर डॉक्टर की मौत की वारदात तो हो गई। भाई सच तो ये है कि मुझे कुछ डर लगने लगा है। डॉक्टर परवेज ने दिल में सोचा कि ये कमजोर दिल डॉक्टर दारा कहीं अपने साथ इसे भी ना मरवा दे। इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। उसने कहा, इस किस्म की बातें करोगे अपने साथ मुझे भी ले डूबोगे। अगर बाद में पछताना था तो मेरे साथ जैकेट में शामिल क्यों हुए थे? उस वक्त तो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे कि शहर के सारे गुंडे, अनासर, स्मगलर, सारे बदमाश खत्म कर देंगे। डॉक्टर दारा बोला, सोचा तो मैंने यही था, मगर अब सच पूछो तो दिल में एक खौफ सा बैठ गया है। डॉक्टर परवेज ने कहा, तो फिर ऐसा करो कि कुछ दिन छुट्टी लेकर कराची हवा बदली के लिए चले जाओ। दारा बोला, मेरा ख्याल है तुम ठीक कह रहे हो, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। डॉक्टर परवेज खुद भी यही चाहता था कि ये बुज़दिल शख्स उसके रास्ते से हट जाए, ताकि वो जल्दी जल्दी जोनाश की लाश की मदद से अपने 2-4 दुश्मनों को ठिकाने लगा दे। डॉक्टर दारा ने वाकई ऐसा ही किया। दूसरे दिन उसने अस्पताल से 1 हफ्ते की छुट्टी ली और कराची अपने बड़े भाई के यहाँ चला गया। अब डॉक्टर परवेज के अपने दुश्मनों से निपटने के लिए मैदान साफ था। उसका दुश्मन नंबर 2 सेठ था। सेठ करीम शहर का अमीर कबीर सनतकार था। उसके प्लास्टिक के खिलौनों के कारखाने थे और शहर के फैशनेबल इलाके में अपने बंगले में रहता था। डॉक्टर परवेज उससे दुश्मनी इस वजह से थी कि शहर की जिस फैशनेबल प्राइवेट तवाइफ यानी मशहूर मॉडल गर्ल सलोमी से वो मोहब्बत करता था, सेठ करीम ने उसे अपनी दौलत के जरिए अपने कब्जे में कर रखा था और सलोमी ने डॉक्टर परवेज से मिलना जुलना भी छोड़ दिया था। जब तक सेठ करीम ने उसे दौलत की झलक नहीं दिखाई थी, सलोमी डॉक्टर परवेज पर बड़ी अच्छी तरह निछावर थी। उसकी मोहब्बत का दम भरती थी और उसके साथ वक्त गुजारती थी। कभी सवाद और कोहमरी भी जाकर रहा करती थी। लेकिन सेठ करीम ने उसे अपनी दौलत के सुनहरी जाल में फंसा लिया था
और वह अब उस पर बेपनाह दौलत लुटाता था। और सलोमी ने डॉक्टर परवेज से मिलना जुलना छोड़ दिया था। आखिरी बार डॉक्टर परवेज एक शाम को सलोमी की कोठी और उससे मोहब्बत का इजहार किया तो वो कहने लगी, परवेज, बेहतर ये है कि अब तुम मुझसे मिला करो। डॉक्टर परवेज ने पूछा, क्यों सलोमी, ऐसी कौन सी गलती हो गई है मुझसे? सलोमी ने खुले अल्फाज में कहा, इसलिए कि सेठ करीम ने मुझे तुमसे मिलने से मना किया है और सेठ करीम की बात मैं टाल नहीं सकती क्योंकि वो मुझ पर बेतहाशा दौलत खर्च करता है। उसने मुझे गाड़ी खरीद कर दी है और मेरे लिए मरी में एक बंगला भी बनवा रहा है। डॉक्टर परवेज को बड़ा दुख हुआ। उसने कहा, आखिर तुम भी दौलत की पुजारी ही निकली। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं तुमसे नहीं मिला करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी मोहब्बत को अपने दिल से नहीं निकाल सकूंगा। ये मेरे इख्तियार में नहीं है। सलोमी ने कोई परवाह ना की और ड्राइंग रूम में परवेज को अकेला छोड़कर दूसरे कमरे में जाकर सेठ करीम के साथ फोन पर हंस हंस कर बातें करने लगी। डॉक्टर परवेज की जल भुनकर सलोमी की कोठी से वापस आया। ये उस वक्त की बात है कि जब डॉक्टर परवेज और डॉक्टर दारा के दिल में जोनाश की लाश तैयार करने का ख्याल नहीं आया था, जबकि डॉक्टर परवेज के पास उसके हुक्म की तामील करने वाली जोनाश की लाश मौजूद थी। उसने फैसला कर लिया कि वो सेठ करीम को ठिकाने लगाकर सलोमी से अपनी मोहब्बत का बदला लेगा। उसे मालूम था कि सेठ करीम हफ्ते की रात सलोमी की कोठी में आकर बसर करता है। उस रात शराब की बोतल खुल जाती है और दोनों रात भर दाद ऐश देते हैं और सलोमी की सौतेली माँ या उसकी नायिका दूसरे कमरे में शराब पीकर बेहोश होकर सोई रहती है। सलोमी का एक ही नौकर था जो रात के 10 बजे सेठ करीम के आने पर वहाँ से चला जाता था। ये सेठ करीम का हुक्म था कि जिस रात वो आए उस रात कोठी में कोई नौकर चाकर नहीं होना चाहिए। सेठ करीम को ठिकाने लगाने से गुनाश की लाश को सेठ करीम का चेहरा दिखाना जरूरी था। डॉक्टर परवेज ने बहुत दिमाग लगाया मगर कोई मुनासिब स्कीम उसके दिमाग में न आई। आखिर उसने यही फैसला किया कि उस रोज सेठ करीम सलोमी की कोठी पर दाद ऐश दे रहा हो, वो जुनाश की लाश को साथ लेकर वहाँ पहुँच जाए और सेठ करीम के साथ बदकार और बेवफा सलोमी का भी काम तमाम कर दे। दोनों का किस्सा पाक हो जाएगा और किसी को इस पर शक भी नहीं पड़ेगा। वो लाश को लेकर सेठ करीम के ऑफिस में लाश की चेहरा शनासी के लिए गया तो दफ्तर के लोग डॉक्टर परवेज को वहाँ देख लेंगे और बाद में पुलिस को जरूर बयान देंगे कि 2 दिन पहले एक डॉक्टर सेठ साहब से मिलने आए थे। और डॉक्टर परवेज को ये हरगिज गवारा नहीं था कि अखबारों में सेठ करीम के कत्ल के सिलसिले में उसका नाम आए। सलोमी की कोठी में लाश दोनों को बड़े आराम से मौत की नींद सुला देगी और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। कोई डॉक्टर परवेज को वहाँ देख भी नहीं सकेगा। वैसे भी डॉक्टर परवेज सिर्फ एक बार ही सलोमी की कोठी पर गया था और उस रोज घर पर उसकी सौतेली माँ भी नहीं थी। वो सलोमी से अक्सर गुलबर्ग या डिफेंस के होटलों में ही मुलाकात किया करता था। अब वो हफ्ते की रात का इंतजार करने लगा। 2 दिन बाद हफ्ते की रात आ गई। डॉक्टर परवेज ने ये मालूम करने के लिए कि सेठ करीम सलोमी की कोठी पर मौजूद है या नहीं, सलोमी को रात के 10 बजे फोन किया। उसने फोन उठाया तो डॉक्टर परवेज ने कहा, क्या आप सलोमी बोल रही हो? सलोमी ने कहा, क्या बात है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। डॉक्टर परवेज ने कहा, सलोमी, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ, मुझे 5 मिनट दे दो। मैं तुम्हारे पास 5 मिनट ठहरूंगा और तुमसे अपनी जिंदगी की कुछ आखिरी बातें कहकर चुपचाप वापस चला जाऊंगा। सलोमी ने कहा, सॉरी डॉक्टर, इस वक्त सेठ साहब आए हुए हैं, मैं कल तुमसे बात करूंगी। और सलोमी ने फोन बंद कर दिया। डॉक्टर ने जो मालूम करना था वो उसे मालूम हो गया था। सेठ करीम सलोमी की कोठी पर मौजूद था। वो उसी वक्त गाड़ी लेकर सीधा किले में आ गया। लेबॉर्टरी में जुनाश की लाश गहरी नींद सो रही थी। परवेज ने ऐनक लगा रखी थी। उसने ऐनक उतार कर देखा तो लाश गायब थी और नजर नहीं आ रही थी। डॉक्टर परवेज हमेशा लाश के पास जाकर इस बात की तस्दीक कर लेता था कि लाश गायब ही है या नहीं। उसे खदशा था कि किसी अंदरूनी कीमियावी अमल से लाश दोबारा नजर आना ना शुरू हो जाए। उसने रिमोट कंट्रोल का बटन दबाकर लाश से कहा, जुनाश, बेदार हो जाओ। लाश एक झटके से उठकर बैठ गई। डॉक्टर ने दूसरा बटन दबाकर कहा, अब स्ट्रेचर से उतरकर मेरे पीछे पीछे आ जाओ। लाश ने ऐसा ही किया। डॉक्टर परवेज लाश को लेकर गाड़ी में आकर बैठ गया। लाश मामूल के मुताबिक पिछली सीट पर बैठ गई थी। डॉक्टर परवेज की गाड़ी सलोमी की कोठी की तरफ जा रही थी। वहां पहुंचते पहुंचते रात के 11:15 बज गए। सर्द रात धुंध में लिपटी हुई थी। कोठी का गेट आधा खुला था। अंदर पोर्च में सेठ करीम और सलोमी की गाड़ियां खड़ी थीं। डॉक्टर परवेज ने खामोशी से अपनी गाड़ी कोठी के बाहर ही खड़ी कर दी। उसने जुनाश की तरफ मुंह करके कहा, जुनाश, मेरी आवाज सुन रहे हो? जुनाश की मुर्दा आंखें आधी खुली थी। उसके हलक से वही आवाज निकली जैसे कह रहा हो, हाँ मैं सुन रहा हूँ। डॉक्टर परवेज ने कहा, मैं तुम्हें अभी कोठी के एक कमरे में लेकर जाऊंगा। वहाँ एक लड़की और एक अधेड़ उम्र आदमी होगा। तुम्हें
उन दोनों की गर्दनें मरोड़कर उनके सर तन से जुदा करने होंगे। तुम समझ गए हो? जोनाश की लाश के हलक से एक बार फिर वही हल्की सी आवाज़ निकली, जैसे कह रहा हो, हाँ मैं समझ गया हूँ। डॉक्टर परवेज़ ने कहा, मेरे पीछे पीछे आ जाओ और जहाँ मैं कहूँ वहाँ खड़े हो जाना। जब मैं कहूँ उन्हें पकड़ लो तो तुम्हें फ़ौरन लड़की और आदमी सर तन से जुदा कर देने हैं। अब आ जाओ। डॉक्टर परवेज़ लाश को लेकर सलोमी की कोठी में दाखिल हो गया। उसे मालूम था कि सलोमी के बेडरूम का दरवाज़ा ऊपर की जानिब बाग में खुलता है और वो दोनों बेडरूम में होते हैं। बेडरूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक था। डॉक्टर परवेज़ रुक गया। लाश भी उसके पीछे रुक गई। डॉक्टर परवेज़ ने ऐनक उतार कर लाश को एहतियातन देखा। लाश गायब थी। उसने दोबारा ऐनक लगा ली और हिप से बारीक से निकाली और दरवाजे के ताले के सुराख में डालकर उसे 2-3 बार घुमाया। खटक की हल्की सी आवाज़ से ताला खुल गया। बंद दरवाजे के अंदर से गाने की आवाज़ आ रही थी। डॉक्टर परवेज़ एकदम दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। लाश उसके पीछे पीछे थी। बेडरूम में रोशनी हो रही थी और सलोमी सेठ करीम के पहलू में सोफे पर बैठी दादे ऐश दे रही थी। दोनों ने अचानक डॉक्टर परवेज़ को अंदर आते हुए देखा तो आग बबूला हो गए। सलोमी फौरन उठ खड़ी हुई और बोली, तुम्हें रात के वक्त हमारे कमरे में आने की जुर्रत कैसे हुई? डॉक्टर परवेज़ ने लाश से कहा, जुनाश, इन्हें पकड़ लो। सलोमी और सेठ करीम जुनाश की लाश को नहीं देख रहे थे। उनके सामने लाश गायब थी। सेठ करीम ने डॉक्टर परवेज़ को गाली देकर कहा, मैं अभी पुलिस को कहकर तुम्हें हवालात में पहुंचाता हूँ। मगर अब देर हो चुकी थी। लाश ने सबसे पहले सेठ करीम ही को पकड़ा, उसको गर्दन से दबोच कर ऊपर उठाया और उसकी गर्दन मरोड़ कर सर तन से जुदा करके फेंक दिया। सलोमी ये देखकर सकते में आ गई। कुछ ना समझ सकी कि अपने आप सेठ करीम की गर्दन कैसे अलग हो गई। दूसरे लम्हे लाश ने सलोमी का सर भी उसके सर तन से जुदा कर दिया। शोर सुनकर सलोमी की सौतेली माँ यानी उसकी नायिका अंदर आ गई। उसने डॉक्टर परवेज़ को देखा, फिर 2 सरकटी लाशें देखी तो चीख मार कर बाहर भागने लगी। डॉक्टर परवेज़ ने जुनाश को लाश का रिमोट का बटन दबाकर हुक्म दिया, जुनाश, इस औरत का भी सर काट डालो। लाश 2 कदम भरकर औरत के पास पहुंच गई और उसे बाहर जाते हुए पकड़ा। उसकी भी गर्दन मरोड़कर सर तन से जुदा कर दिया और लाश डॉक्टर परवेज़ जैसे ये कहना चाहता हो कि वो मजबूर हो गया था, क्योंकि इस औरत ने डॉक्टर परवेज़ को मौका वारदात पर देख लिया था और वो उस कत्ल की ऐनी गवाह बन गई थी। इस काम से फारिग होने के फौरन बाद डॉक्टर ने लाश को हुक्म दिया, जल्दी से आकर गाड़ी में बैठ जाओ। लाश उसी लम्हे डॉक्टर परवेज़ के पीछे पीछे बेडरूम से बाहर आ गई और डॉक्टर परवेज़ से लेकर कोठी से बाहर आ गया। वहाँ वीरानी छाई हुई थी। कोई इंसान नहीं था। किसी ने डॉक्टर को कोठी में जाते हुए और बाहर आते नहीं देखा था। लाश गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई तो डॉक्टर परवेज़ ने फौरन गाड़ी स्टार्ट की और जितनी जल्दी हो सका उस इलाके से निकल गया। लाश को वापस लेकर वो वहीं उसी किले की लबाटी में दाखिल हुआ। जुनाश के कपड़ों पर खून के छींटे के धब्बे थे। डॉक्टर परवेज़ ने फौरन लाश का सब्ज़ ओवरकोट पहनाया, नई सफ़ेद चादर की धोती बांधी और खून वाले कपड़ों को आग में जलाकर राख कर दिया। अगले रोज़ के अखबारों में मॉडल गर्ल सलोमी, सेठ करीम और उसकी सौतेली माँ के कत्ल के किस्से सुर्खी बने हुए थे। रिपोर्टर ने लिखा कि तीनों के सर धड़ से जुदा थे और ये इसी कातिल का काम लगता है जिसने गुज़श्ता माह थाना सदर की हवालात में 4 हवालातियों को कत्ल किया था, क्योंकि उनके सर धड़ से जुदा कर दिए गए थे। 2-3 दिन तक अखबारों में इस पहले कत्ल की खबर छपती रही। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये खबर अखबारों से गायब हो गई, क्योंकि मौका वारदात का कोई ऐनी गवाह नहीं था। डॉक्टर परवेज़ ने सलोमी से अपनी मोहब्बत की तौहीन का बदला ले लिया था। यही लोग उसके दुश्मन थे जिन्हें उसने ठिकाने लगा दिया था और उसका शैतानी जहन मुतमईन हो गया था। अब उसने जोनाश की लाश के जरिए दौलत हासिल करने की तरकीबों पर गौर करना शुरू कर दिया। वो शुरू में ज्यादा दौलत पर हाथ डालना नहीं चाहता था। वो नमूने के तौर पर लाश के जरिए थोड़ी बहुत दौलत हासिल करना चाहता था, ताकि उसे अंदाजा हो सके कि इस मैदान में लाश क्या कुछ और कितना कुछ कर सकती है। सबसे पहले उसे एक प्राइवेट बैंक का ही ख्याल आया, जहाँ उसका थोड़ा सा अपना अकाउंट भी था और वो वहाँ जाता रहता था। ये बैंक शहर के फैशनेबल इलाके में था और ये एक बड़े प्राइवेट बैंक की छोटी सी शाख थी। डॉक्टर को मालूम था कि खजांची कहाँ बैठता है और जब वो कैश दे रहा होता है तो नोटों से भरा हुआ संदूक खुला होता है। एक दिन डॉक्टर परवेज़ लेबोरेटरी में आया और जोनाश की लाश को रिमोट के जरिए गहरी नींद से जगाकर उसके दिमाग में कुछ बातें फीड करने का ख्याल उसे कहने लगा, जोनाश, मेरी आवाज़ सुन रहे हो? जोनाश की लाश के हलक से वही मखसूस आवाज़ निकली, जिसका मतलब था कि हाँ, मैं सुन रहा हूँ। डॉक्टर परवेज़ ने कहा, मैं तुम्हें अपने साथ एक बैंक में ले जा रहा हूँ। वहाँ एक आदमी जंगले के पीछे एक संदूक के पास बैठा नोट गिन रहा होगा। संदूक खुला होगा, उसमें कागज के नोटों की गड्डियाँ होंगी। मैं तुम्हें एक थैला दूंगा। तुम्हें जंगले के पीछे जाकर संदूक में से 10-12 गड्डियाँ उठाकर
थैले में डालकर वहाँ से वापस आ जाना होगा। तुम सिर्फ वहाँ 1 मिनट लगाओगे, उससे ज़्यादा वक्त नहीं लगाओगे और थैले में गड्डियाँ भरकर बैंक के बाहर खामोशी से जाकर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ जाओगे। मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास आऊँगा, तुम गाड़ी में ही बैठे रहोगे। तुम मेरी बात समझ गए हो? लाश ने हलक से आवाज़ निकालकर कहा कि हाँ, मैं समझ गया हूँ। डॉक्टर परवेज़ ने पहली बार महसूस किया कि जोनाश की लाश ने अंग्रेज़ी में कुछ कहा था। उसकी समझ में लफ्ज़ यस यानी हाँ ही आया। वो खुश हुआ कि इसका बनाया हुआ इंसान ज़हनी तौर पर तरक्की कर रहा था। उसने अंग्रेज़ी का पहला लफ्ज़ बोला था जो यकीनन यस ही था। डॉक्टर ने खुद ऐनक लगा रखी थी जिसमें उसे जोनाश की लाश साफ नजर आ रही थी। उसने ऐनक उतार कर देखा तो लाश गायब थी। उसे इत्मीनान हो गया। उसने आंखों पर दोबारा ऐनक लगा ली। अब उसने लाश को थैला हाथ में लिए कदम कदम बैंक के दरवाजे की तरफ जाते देखा। जैसे ही लाश बैंक के दरवाजे में दाखिल हुई, वो भी गाड़ी से निकलकर बैंक के अंदर आ गया। बैंक में रश बिल्कुल नहीं था, चंद एक आदमी थे। वो आदमी खजांची वाली खिड़की के पास खड़े थे। लाश एक तरफ से बैंक के अंदर उस तरफ चले गई जहां बैंक का स्टाफ काम कर रहा था। वहां एक गार्ड बंदूक लिए खड़ा था, मगर उसे लाश अंदर जाती नजर ना आई। डॉक्टर ने जेब से 500 रुपए का नोट निकाला और खजांची की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। जोनाश की लाश उसकी निगाहों में थी। लाश जंगले के अंदर दाखिल होकर बड़े गौर से स्टाफ का जायजा ले रही थी। डॉक्टर का एक हाथ जेब में था और उसके हाथ में रिमोट कंट्रोल था। जो दो आदमी खिड़की के आगे पहले खड़े थे वो अपनी रकम लेकर पीछे हट गए। तो डॉक्टर परवेज ने खिड़की के जंगले में से खजांची की तरफ देखकर कहा, सर 500 रुपए का चेंज चाहिए, और नोट खजांची के हवाले कर दिया। इस दौरान लाश खजांची की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। खजांची के दाएं जानिब जरा पीछे करके लोहे का एक संदूक नोटों की गड्डियों से भरा हुआ था और उसका ढक्कन खुला था। डॉक्टर परवेज को खजांची ने 500 रुपए के नोट दिए। वो नोट लेकर जरा पड़े हटकर खड़ा हो गया और बाज़ाहिर नोटों को गौर से देखने और गिनने लगा, लेकिन असल में उसकी नजरें जोनाश पर थीं। डॉक्टर ने एक हाथ जेब में डालकर रिमोट कंट्रोल को अपने हाथ में ले लिया ताकि अगर जरूरत पड़े तो वो लाश को कोई हुक्म दे सके और कंट्रोल कर सके। जोनाश की लाश के दिमाग ने काफी काम करना शुरू कर दिया था। इस वक्त तक वो उर्दू समझने लगी थी और अंग्रेजी तो उस लाश की अपनी मादरी जुबान थी। यही वजह थी कि उसने अपनी जुबान से अंग्रेजी का लफ्ज यस बोला था। डॉक्टर परवेज ये देखकर बड़ा खुश हुआ कि जोनाश की लाश बड़ी अक्लमंदी से काम कर रही थी। उसने नोटों वाले संदूक में हाथ डालकर नोटों की 6-7 गड्डियां उठाई और अपने थैले में डाल दी। डॉक्टर परवेज ने नोट जेब में डालकर आंखें फिर से ऐनक उतारी और दीवार पर लिखी हुई हदायत पढ़ने लगा। वहाँ बैंक के बारे में कुछ जरूरी हदायत लिखी थी कि कतार बनाएं, काउंटर छोड़ने से पहले अपनी रकम चेक कर लें, वगैरह वगैरह। देखने को तो डॉक्टर परवेज हदायत का बोर्ड पढ़ रहा था, लेकिन हकीकत में उसकी नजरें खजांची के पीछे लगी हुई थी, जहाँ लाश अब उसे नजर नहीं आ रही थी। लेकिन उसके देखते देखते संदूक में लगी हुई 6-7 गड्डियां गायब हो गईं। नोटों की गड्डियां डॉक्टर को नजर आ रही थी, मगर जैसे ही वो जोनाश की लाश के हाथ में आई, उसके साथ वो भी गायब हो गई। डॉक्टर ने जल्दी से ऐनक आंखों पर लगा ली। उसे लाश नजर आने लगी। लाश उस वक्त थैलों में नोटों की गड्डियां डाल रही थी। जब थैला आधा भर गया तो लाश उसे लेकर वापस चल पड़ी। खजांची की उस तरफ पुश थी। वो संदूक से नोटों की गड्डियां गायब होते नहीं देख सका था। डॉक्टर ने सोचा कि ये भी बड़ा अच्छा हुआ, वरना खजांची शोर मचा सकता था कि संदूक में से नोटों की गड्डियां गायब हो गई हैं। डॉक्टर परवेज ने देखा कि जोनाश की लाश बैंक के स्टाफ वाले जंगले में से मुसल्ला गार्ड के करीब से गुजरकर बाहर आ गई। वो तेज तेज कदमों से बैंक से निकलकर गाड़ी की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोलकर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। ऐनक में से उसे जोनाश की लाश कदम कदम चलती अपनी तरफ आती नजर आ रही थी। लाश ने करीब आकर खुद ही पिछली सीट का दरवाजा खोला और अंदर जाकर बैठ गई। लाश ने पूरी जिम्मेदारी से आम जिंदा इंसानों की तरह गाड़ी में बैठने के बाद दरवाजा बंद कर लिया था। लाश का दिमाग तेजी से तरक्की कर रहा था। डॉक्टर ने इंजन स्टार्ट करके एक नजर बैंक पर डाली। वहाँ खामोशी थी। अभी तक संदूक में से नोटों के गायब होने का किसी को इल्म नहीं हुआ था। डॉक्टर परवेज गाड़ी को तेजी से निकाल कर ले गया और बड़ी सड़क पर आते ही उसने गाड़ी का रुख असेबी किले की तरफ फेर दिया। आध घंटे बाद वो शहर से बाहर असेबी किले पहुंच गया था। गाड़ी पुराने किले के अंदर एक तरफ खड़ी करके उसने जोनाश की लाश को रिमोट कंट्रोल का बटन दबाकर कहा, जोनाश मेरे पीछे पीछे लेबोरेटरी में आ जाओ। लाश गाड़ी से बाहर आकर डॉक्टर के पीछे पीछे चल पड़ी। लेबोरेटरी में आने के बाद डॉक्टर ने लाश से कहा, थैला मेज पर रखकर स्ट्रेचर पर लेट कर गहरी नींद सो जाओ। लाश ने ऐसा ही किया। उसने नोटों से आधा भरा हुआ थैला मेज पर रखा और खुद स्ट्रेचर पर बिल्कुल सीधी मर्दों की तरह लेट गई। दूसरे लम्हे उसके खराटों की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। डॉक्टर ने बिजली की रोशनी में ऐनक उतार कर एक नजर स्ट्रेचर पर डाली। लाश अब नजर नहीं आ रही थी। लाश गायब थी। अगरचे वो स्ट्रेचर पर मौजूद थी। उसने नोटों की गड्डियां मेज पर उलट दी
और उनको गिनने लगा। ये 1000 और 500 के नोटों की 15 गड्डियाँ थीं। उसने जेब से नोटबुक और बाल पॉइंट निकाल लिया था। लोहे की कुर्सी पर बैठकर नोटों को शुमार करके लिखता जा रहा था। काफ़ी देर बाद जब उसने सारे नोटों का टोटल निकाला तो वो 14,75,000 रुपए थे। डॉक्टर परवेज़ ने इतने नोट जिंदगी में कभी नहीं कमाए थे। अब वो इस सारी दौलत का अकेला मालिक था। उसने नोटों की गुड्डियों को दोबारा थैले में डालकर थैले को बंद किया। उलबाटी की अलमारी के पीछे दीवार के एक खुफिया खाने में बंद करके ताला लगा दिया और अलमारी आगे कर दी। इस खुफिया जगह का सिवाय डॉक्टर परवेज़ के किसी को इल्म नहीं था, यहाँ तक कि डॉक्टर दारा को भी इल्म नहीं था। उसने लेबॉर्ट्री में से निकलकर आहनी दरवाज़ा बंद करके ताला लगाया और तय खाने से निकलकर आसेबी किले के अहाते में आकर गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करके अपने हॉस्टल की तरफ रवाना हो गया। उसने अब अस्पताल में स्टाफ के हॉस्टल में ही एक कमरा ले लिया था और वहीं रहने लगा था। सारी रात वो ये सोचता रहा कि इन 14 लाख रुपयों को वो कैसे खर्च करेगा। डॉक्टर परवेज़ बड़ा गहरा आदमी था। 14 लाख रुपए अचानक मिल जाने से उसे खुशी जरूर हुई थी, मगर उसके नापाक अज़ाइम बहुत बुलंद थे। वो लाश की मदद से दुनिया का सबसे बड़ा दौलतमंद इंसान बनना चाहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि कैलिफोर्निया या फ्रांस के किसी बड़े शहर के में उस अपना खूबसूरत सा बंगला बनाए, उसे दुनिया की हर आसाइश मैसर हो, वो ऐशो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारे। ये 14 लाख रुपए तो एक मामूली सी रकम थी। ये तो एक नमूना था उस ड्रामे का जो अब शुरू होने वाला था। डॉक्टर परवेज़ ने 14,75,000 रुपए लेबॉर्ट्री की खुफिया जगह पर ही रहने दिए, उनको दोबारा हाथ ना लगाया। दूसरे तीसरे दिन अखबार में एक छोटी सी खबर छपी कि फलाम बैंक के खजांची को गबन के जुर्म में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस ने गिरफ्तार करना ही था, क्योंकि रकम नोटों से भरे हुए संदूक में गायब थी। संदूक उस वक्त खजांची की तहवील में था। इतनी बड़ी रकम कैसे गायब हुई, खजांची साबित नहीं कर सका। ये रकम डाकू ले गए हैं, क्योंकि बैंक में डाका भी नहीं पड़ा था। वहाँ कोई डाकू नहीं आया था। बैंक में बिल्कुल अमनो अमान था। रकम गायब हो गई थी। जाहिर है शक खजांची पर ही पड़ता था। एक शरीफ और सफ़ेद पोश इंसान डॉक्टर परवेज़ की वजह से जिंदगी के सबसे बड़े अजाब में मुब्तला हो गया था। डॉक्टर परवेज़ को उसकी ज़रा भर भी परवाह नहीं थी। वो शैतानी सिफ़ात का हामिल आदमी था, मगर किसी दूसरे के साथ किए हुए जुल्म का बदला ऐसे बदकार इंसान को मिलकर रहता है। खुदा के हाथ देर हो सकती है, मगर अंधेर नहीं है। डॉक्टर परवेज़ ने अब यूरोप और अमेरिका में जाकर अपनी बनाई हुई तकलीक यानी जोनाश की गैबी लाश को आजमाने का प्रोग्राम बनाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान का मैदान उसकी कारगुजारियों के लिए उसे अब बहुत छोटा लग रहा था। पासपोर्ट उसके पास मौजूद था। उसके जहन ने लंदन जाकर अपना मज़मूम कारोबार शुरू करने के बारे में स्कीम बनानी शुरू कर दी। लंदन में उसका एक चचा पहले ही रहता था, मगर वो उसके पास नहीं जाना चाहता था। वो किसी रिश्तेदार को अपने कारोबार में शरीक नहीं करना चाहता था। वो अपने साथी और करीबी दोस्त डॉक्टर दारा को भी अपने प्रोग्राम के बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था। अंदर ही अंदर आहिस्ता आहिस्ता उसने मंसूबे पर गौर व फिक्र करना शुरू कर दिया था। इस दौरान डॉक्टर दारा कराची से वापस आ गया। उसने आते ही जोनाश की लाश के बारे में पूछा। डॉक्टर परवेज़ ने कहा, जोनाश की लाश बिल्कुल ठीक है। दूसरे तीसरे दिन मैं लेबॉर्ट्री जाकर उसे देख आता हूँ, स्ट्रेचर पर बेहोश पड़ी है। डॉक्टर परवेज़ ने लाश से जो बैंक में डाका डलवाया था उसके बारे में डॉक्टर दारा को कुछ ना बताया। डॉक्टर दारा कहने लगा, परवेज़ मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर परवेज़ ने कहा, कहो ज़रूर कहो, तुम क्या कहना चाहते हो। दारा कहने लगा, मेरी मानो और हम इस लाश को ज़ाया कर देते हैं। वो किस लिए, परवेज़ ने पूछा। दारा ने कहा, वो इसलिए ये हमने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। हम पर एक न एक दिन खुदा का अजाब नाजिल होगा और मुझे खुदा के अजाब से बहुत डर लगता है। डॉक्टर परवेज़ अभी दारा को नाराज़ नहीं करना चाहता था। उसे डर था कि अगर ये नाराज़ हो गया तो कहीं खुद ही किसी रोज़ लेबॉर्ट्री में जाकर लाश को ज़ाया कर देगा, और वो डॉक्टर था, ऐसा कर सकता था। उसने दारा से कहा, यार तुम खामखा घबरा रहे हो। हमने कोई गुनाह नहीं किया। हमने लाश से अभी तक कोई समाज दुश्मन काम नहीं लिया। हमने इसकी मदद से मुआशरे के 4 बदनाम तरीन और बदतरीन स्मगलरों और कातलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया है। हमने लाश से किसी बेगुनाह को कत्ल नहीं करवाया। डॉक्टर दारा ने कहा, शायद तुम ठीक ही कहते हो, लेकिन भाई मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन अपनी बनाई हुई तकलीफ के हाथों हम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। अगर हम इसे ज़ाया कर देते हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है, हमारा क्या नुकसान हो सकता है। बेचारे शरीफ इंसान दारा को क्या खबर थी कि जोनाश की लाश को ज़ाया कर देने से उसका कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। परवेज़ ने कहा, इतनी मेहनत और इस कदर रिसर्च के बाद हमने एक अनोखी चीज़ ईजाद की है। एक मुर्दा इंसान को जिंदा किया है। हम इसे कैसे ज़ाया कर दें। मैं तो इसका ऐलान करने वाला हूँ ताकि हमारी बनाई हुई तकलीफ की वजह से हमारा नाम नोबेल प्राइज़ के उम्मीदवारों में शामिल हो सके। चलो ऐसा करते हैं कि हम जोनाश की लाश को लेकर लंदन कुछ दिनों के लिए चलते हैं।
हमारी सैर भी हो जाएगी और हम ये भी देखेंगे कि इंग्लिस्तान की फ़ज़ा का जोनाश की लाश पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि आखिर इस लाश को एक ऐसे आदमी का दिमाग लगाया गया है जो इंग्लिस्तान का रहने वाला है। दारा ने कहा, और तुम ये भूल गए हो कि वो आदमी दुनिया का सबसे ज़्यादा संगदिल कातिल था। इसका जुनाश की जिंदा लाश पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने महसूस किया है कि जुनाश के दिमाग पर जिंदा लाश के खून के अपने पैदा करदा खुलियों ने असरात डालना शुरू कर दिया है और उसके दिमाग से कातलाना ख्यालात के खुलिये गायब होना शुरू हो गए हैं। लेकिन लंदन हम लाश को ले जाकर क्या करेंगे? असल में डॉक्टर परवेज लंदन जाकर ये देखना चाहता था लाश पर इंग्लिस्तान की सर्द फजा का क्या असर होता है, क्योंकि लाश का दिमाग इंग्लिस्तान के सबसे बड़े कातिल का दिमाग था और उसने दारा को झूठ कहा था कि उसके दिमाग में से कातलाना असरात के लिए गायब हो रहे हैं। हकीकत ये थी कि जुनाश की लाश के कातलाना और मुजरमाना रुझानात बड़ी तेजी से उभर कर सामने आ रहे थे और हर कत्ल पर लाश को एक लज्जत सी महसूस होती थी। जुनाश की लाश के ये मुजरमाना रुझानात डॉक्टर परवेज के मुजरमाना जहनीत के ऐन मुताबिक थे। वो लाश को उसी लाइन पर चलाना चाहता था। उसे इस बात का कोई खतरा नहीं था कि एक दिन लाश उसके हाथ से निकल जाएगी या उसके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, क्योंकि उसने लाश की कमर और गर्दन में जो कंप्यूटराइज्ड माइक्रोचिप्स फिट किए हुए थे वो इतने ताकतवर थे कि उनके होते हुए लाश का डॉक्टर परवेज के कंट्रोल से निकल जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था और लाश को कंट्रोल करने वाला रिमोट परवेज के पास ही था। डॉक्टर दारा कहने लगा, मैं लंदन नहीं जा सकता, यहाँ मेरी हाउस जॉब का बड़ा हर्ज होगा। तुम लाश को लेकर जाना चाहते हो तो बेशक चले जाओ, वहाँ तुम्हारे चचा का रेस्ट हाउस तो मौजूद ही है, वहाँ तो एक 20 मिनट तहखाना बेसमेंट एक तहखाना भी तो है, तुम लाश को वहाँ रख सकते हो और लाश पर जो तजर्बा करना चाहते हो या उस पर इंग्लिस्तान के सर्द मौसम के असरात देखना चाहते हो तो ये भी करके देख लेना। बल्कि अगर हो सके तो लाश को वहीं यूरोप के किसी अजायब घर को दे आना। ये यूरोप की मुसीबत यूरोप में ही वापस चली जाए तो अच्छा है। डॉक्टर परवेज खुद भी यही चाहता था कि दारा उसके साथ ना जाए और वो अकेला ही लाश को लेकर जाए, मगर वो खुद दारा को नहीं रोकना चाहता था। खामखा उसके दिल में शक ना पड़े कि पता नहीं डॉक्टर परवेज लाश से इंग्लिस्तान जाकर क्या काम लेना चाहता है। अब जबकि खुद ही दारा ने कह दिया कि वो उसके साथ लंदन नहीं जाएगा तो परवेज ने कहा, ठीक जैसे तुम्हारी मर्जी, वैसे तो मैं चाहता था कि तुम भी मेरे साथ चलते। अरे नहीं भाई, मेरा जाना बहुत मुश्किल है, तुम बेशक चले जाओ, तुम्हारे अगले यहाँ छुट्टियाँ भी तो शुरू हो रही हैं, तुम्हारे पास तो पूरे 11 महीने खाली हैं, इसके बाद तुम्हारा अगला सेमेस्टर शुरू होगा, तुम जा सकते हो, मगर इस बात का ख्याल रखना रास्ते में किसी को पता ना चले कि तुम एक ऐसी लाश को साथ लेकर जा रहे हो जो गायब है मगर वो जिंदा है। परवेज बोला, भाई तुम इसकी फिक्र ना करो, अगर मैं गया तो लाश को पूरी जिम्मेदारी और एहतियात के साथ लेकर जाऊंगा। दारा ने कहा, मेरा तो ख्याल है कि तुम लाश को लेकर कुछ महीनों के लिए भी चले जाओ। हकीकत में डॉक्टर दारा चाहता था कि जिंदा लाश की मुसीबत पाकिस्तान से चली ही जाए तो बेहतर है, इसीलिए वो परवेज को लंदन भेजने के लिए इस्तार कर रहा था और परवेज भी तो यही चाहता था कि वो अकेला इस लाश को लेकर लंदन चला जाए और अपने मजमूम इरादों में कामयाब हो जाए। परवेज ने कहा, अच्छा भाई तुम कहते हो तो मैं जुनाश को साथ लेकर चला जाता हूँ, लेकिन तुम के बाद लिबर्टी की देखभाल करते रहना, क्योंकि आखिर मुझे लाश को लेकर उसी जगह में आना है। दारा ने कहा, मैं तो कहता हूँ कि तुम जरूर वापस आ जाओ, मगर लाश को साथ ना लाना। डॉक्टर परवेज हंस पड़ा, अच्छा इस बारे में भी मैं जरूर गौर करूंगा। डॉक्टर परवेज ने लंदन जाने का प्रोग्राम बना लिया। अस्पताल में उसने कह दिया कि वो कुछ महीने की छुट्टियां लंदन में गुजारना चाहता है। पासपोर्ट उसके पास मौजूद था, उस पर वीज़ा लगवाना था। अपना असर और रसूख से काम लेते उसने लंदन का वीज़ा लगवा लिया। अब उसे ज़रा मुबादला की ज़रूरत थी। एक खास रकम के अलावा वो अपने फालतू पौंड नहीं ले जा सकता था, लेकिन लंदन में उसे पैसे की ज़रूरत थी। वो इसको साथ लेकर पेरिस भी जाना चाहता था कि वहाँ के मौसम के असरात का भी उसे अंदाज़ा हो जाए और वो इसका बात का भी जायज़ा ले सके कि दुनिया का सबसे बड़ा दौलतमंद इंसान दूसरे में वहाँ लाश से क्या क्या काम ले सकता है। उसने ब्लैक मार्केट एक वाकफकार की से बातचीत शुरू कर दी। एक पार्टी बड़ी काबिल एतबार थी। उसका एजेंट डॉक्टर परवेज का दोस्त भी था और दूर का रिश्तेदार भी था। डॉक्टर परवेज ने उससे बात की तो उसने कहा, आपको कितने पाउंड चाहिए? डॉक्टर परवेज ने कहा, मुझे कम से कम 10 लाख पाकिस्तानी रुपए के एवज ब्रिटिश पाउंड चाहिए, क्या आप इसका कोई इंतजाम कर सकते हैं? उस आदमी ने कहा, ये हमारे लिए बड़ी मामूली रकम है, हम आपको 1 करोड़ रुपए के एवज ज़र मुबादला भी दिला सकते हैं। आप यहाँ 10 लाख रुपए हमारे अकाउंट में जमा करा दें, मैं आपको एक खत लिख कर दे दूंगा। वो खत लंदन में हमारे ऑफिस के आदमी को जाकर दिखा देना, वो तुम्हें 10 लाख रुपए का ब्रिटिश करेंसी में ज़रा मुबादला अदा कर देगा। हमारा कारोबार बड़ा साफ और ईमानदारी से होता है, उसके बावजूद अगर आपके दिल में कोई शक व शुबा है तो आप
बेशक रुपए अपने पास रखें और किसी और से जाकर बात कर लें। डॉक्टर परवेज़ ने उस आदमी के कारोबार के बारे में सुन रखा था कि ये अपने कारोबार को पूरी ध्यानदारी से चलाते हैं और आज तक कभी किसी को इनसे शिकायत पैदा नहीं हुई। डॉक्टर परवेज़ ने कहा, भाई आप मेरे रिश्तेदार भी हैं और मेरे दोस्त भी हैं, मैं आप पर कैसे शक कर सकता हूँ। मैं कल आपको 10 लाख रुपए ला कर दूंगा, आप खुद ही उसे अकाउंट में जमा करा लीजिएगा। उसके दूसरे ही दिन डॉक्टर परवेज़ सीधा अपने गले वाली लेबोरेटरी में गया। ऐनक लगाकर स्ट्रेचर की तरफ देखा। लाश उसी तरह स्ट्रेचर पर गहरी नींद सो रही थी। उसने करीब जाकर जुनाश की लाश को गौर से देखा। उस पर वक्त का और ना खाने पीने का कोई असर हो रहा था। लाश फजा की ऑक्सीजन से ही अपने जिस्म को जिंदा रखने की ये पूरी तवानाई हासिल कर रही थी। ये भी मेडिकल साइंस की दुनिया में बहुत बड़ा इनकलाब था। परवेज़ ने ऐनक उतार कर जेब में रख ली। दीवार वाली अलमारी को जरा सा हटाकर दीवार के खुफिया खाने को ताला खोलकर नोटों का थैला निकाल कर मेज पर रखा। 10 लाख रुपए की गड्डियां अखबार के कागज में लपेट कर रुमाल में बांधी। बाकी रकम वहीं उसी खुफिया खाने में जाकर रख दी। ताला लगाकर अलमारी को वापस दीवार के साथ लगा दिया। ऐनक लगाकर लाश को दोबारा एक नजर देखा। ऐनक उतार कर जेब में रखी। लेबोरेटरी से बाहर निकलकर आहनी दरवाजे को ताला लगाया और गाड़ी में आकर बैठ गया।